नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सभी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे, जल्दी से जल्दी वीडियो में आ जाएंगे। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से क्लास को शेयर और लाइक कर देंगे और नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाता है। अगर आपको कल की क्लास जैसे तो अपन राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और राजस्थान हिस्ट्री में अपने न्यू टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो है मेवाड़। एक दिन की क्लास लग चुकी थी दोस्तों, इसमें कल की क्लास नहीं लग पाई थी। क्षमा चाहता हूँ, कल की क्लास नहीं ले पाए किन्हीं कारण से। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों बोर्ड पे, बप्पा राउल मैंने स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा मेवाड़ के बारे में आपको बता दिया था। स्टार्टिंग गुहिल वंश की मैंने कुछ आपको स्टोरी बताई थी। बप्पा राउल कालभोज के बारे में मैंने आपको कुछ थोड़ा सा बताया था। वहां से आपको समझ में आया होगा, वहां से थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। ये जो आप देख रहे हो लिखने के, इसमें लिखने का मैटर ये है कि मैंने बताया ना आपको, कल की पहले ही दिन की क्लास में मैंने आपको क्लियर करवा दी कि टाइम कम है, इस वजह से अपन जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे और जो चीज़ें अपने पास जो लिखकर भी अपन कर सकते हैं, जिसमें बताने का कम रहता है, समझाने का कम मैटर रहता है ना, उनको अपन डायरेक्ट बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके अच्छे से समझ में आएगा, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपके कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई भी सिलेबस के अकॉर्डिंग बाहर नहीं जाएगा और जो भी आपकी पूरा मैटर आपको लिखाया जाएगा। बस आप इतना सा ध्यान रखें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अपन आज की क्लास बप्पा रावल से पढ़ेंगे। बप्पा रावल को आज खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। मेवाड़ आपको बताया होगा मैंने, मेवाड़ का इतिहास वीरांगनाओं से भरी हुई है। जितनी भी यहाँ के सपूतों ने, जो यहाँ के राजा महाराजा जो हुए हैं, पूरे इतिहास में, पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं से नाम आता है उठ के तो मेवाड़ का है। सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं इस किले पर और यहाँ के राजा महाराजा ना कभी झुके हैं, सर कटा दिए, लेकिन कभी किसी के आगे झुके नहीं है। कहीं किसी की संधि, मतलब देखोगे आप, मजा आ जाएगा इस मेवाड़ को पढ़ने में। बस इतना सा कहूंगा, आप एंजॉय कीजिए। बड़े बड़े शासक यहाँ पर हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हर एक कॉम्पिटिशन के लिए। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन जीके के आ रहे राजस्थान के, तो ये मान के चलो आप 3-4 क्वेश्चन तो मेवाड़ में से आ जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बात करते हैं। बप्पा रावल तक मैंने बात कर ली थी। बप्पा रावल कैसे शासक बना, मान मौर्य को कैसे पराजित किया है इसने, मेवाड़ कैसे हासिल करता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। कैसे यहाँ का शासक बन जाता है। 734 ईस्वी में इसने यहाँ पर आक्रमण किया था मेवाड़ पर। और मेवाड़ का जो शासक था मान मौर्य, मौर्य वंश का वहां पर शासन हुआ करता था, उसको पराजित कर देता है। और वहां से अधिकार किसका हो जाता है, बप्पा रावल के। अब यहाँ से शुरू हो जाता है गोहिल वंश। ऐसा माना जाता है, ऐसा बताते हैं गौरीशंकर, जो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा है, वो ऐसा बताते हैं कि विश्व में सबसे अधिक तक अगर किसी वंश ने शासन किया है ना, तो वो है गुहिल वंश। ये मैं आपको लिखा दूंगा, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बहुत से बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा और रेडी भी कर लिया होगा। बप्पा रावल की अपन बात कर रहे हैं, जानकारी के स्रोत। इसका मतलब ये है कि बप्पा रावल की कहाँ से जानकारी मिलती है कि ये बप्पा रावल थे, कालभोज ही बप्पा रावल है या कालभोज अलग अलग है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति की बात कर रहे हैं, राज प्रशस्ति, जिसके लेखक कौन है, रणछोड़ बट तेलंग। अभी लाइब्रेरी का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले ही, 10-15 दिन पहले ही, उसमें ये पूछा गया था राज प्रशस्ति लेखक कौन है, रणछोड़ बट तेलंग। एग्जाम दिया हो किसी ने तो ये क्वेश्चन उसमें मौजूद था। इतना लेटेस्ट क्वेश्चन आया है उसमें, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जानकारी के स्रोत वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो, जो प्रमुख लेखक, जो कविताएं या फिर अपन बात करें पुस्तकों की या फिर किसी प्रशस्ति शिलालेख लेख की बात करें, ये मैं तो कहता हूं उनको कंटेस्ट कर लो। कोई भी एग्जाम देख लो आप उठा के, पुलिस कांस्टेबल का, पटवारी का, रिट का, कोई सा भी एग्जाम आप देख लो, आरएस का, प्रशस्ति हो, शिलालेख हो, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, ठीक है। राज प्रशस्ति लेखक कौन है, रणछोड़ बट तेलंग। रणछोड़ तेलंग भी आपको मिल सकता है, यहाँ से भी बप्पा रावल की जानकारी मिलती है। इसके बाद और बात करें, खुमाणा रासो लेखक कौन है, खुमाणा रासा के दलपत विजय। खुमाणा रासो के लेखक कौन है, दलपत विजय। इस दलपत विजय के द्वारा जो लिखी गई है बुक खुमाणा रासो, इसमें भी किसके बारे में जानकारी मिलती है, बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है।
यहाँ से ज्यादा समझाने का मैटर नहीं है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है, ज्यादा आपको बस याद कर लेना इनको। एकलिंग महातम्बे, कुंभा, पहले कुंभा ने शुरू कर दिया था एकलिंग महातम्बे, बाद में पूरा किसने किया था? कानड़ व्यास ने। किसने पूरा किया था? कानड़ व्यास ने। इसी के पास रहते थे कानड़ व्यास। एकलिंग महातब में कुंभा प्लस कानड़ व्यास द्वारा लिखी गई है। मेवाड़ के ही महान शासक रहे हैं कुंभा, महान संगीतज्ञ रहा है। शाहजहां बोले जाते हैं राजस्थान के कुंभा को। उनके द्वारा लिखा गया था एकलिंग महातम में। एकलिंग महातम में भी बप्पा रावल के बारे में क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद और बात करें अपन मान मोरे शिलालेख। कौन सी शिलालेख की बात करें? मान मोरे शिलालेख। मान मोरे शासक था मौर्य वंश का, जिसको पराजित किया था बप्पा रावल ने। और किस पर अधिकार किया था? मेवाड़ पर अधिकार किया था। किसके आशीर्वाद से आक्रमण किया था? तो हरित ऋषि गाय चराता था। हरित ऋषि इसके गुरु थे। शिव, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी पूजा आराधना किया करते थे। वरदान प्राप्त किया था उन्होंने बप्पा रावल के लिए। कालभोज को पानी की पुड़िया दी थी, मैंने बताया था आपको, पूरी सारी चीजें क्लियर करवा दी थी मैंने वहां पर। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल कहां पर आक्रमण कर देते हैं? मेवाड़ पर आक्रमण कर देते हैं। और जहां पर पेड़ जमा हुआ है वो जमे रहेगा, कोई उखाड़ नहीं पाएगा। इसकी हिम्मत नहीं है, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है जो बप्पा रावल के पेड़ को उखाड़ के फेंक देगा वहां से। इसीलिए सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश है गोहिल वंश। ठीक है, क्लियर हुआ? मान मोरे शिलालेख से जो किसके द्वारा लिखा गया है? पुष्य के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी जानकारी मिलती है किसकी? बप्पा रावल की। क्लियर हुआ? राज प्रशस्ति, खुमानो रासो, एकलिंग महात्म में, मान मोरे शिलालेख, पुष्य। ठीक है, जगन्नाथ प्रशस्ति इसके किसके द्वारा लिखी गई है? कृष्ण भट्ट। लेखक है ये सब, लेखक कृष्ण भट्ट, लेखक है कृष्ण भट्ट। इस जानकारी में भी किसकी मिलती है जानकारी? बप्पा रावल की। वेदनाथ प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति की बात कर रहे हैं? वेदनाथ प्रशस्ति के बारे में अपन बात कर रहे हैं। वेदनाथ प्रशस्ति रूप भट्ट ने लिखी थी। यहां पर कंफ्यूज मत होना, रूप भट्ट अलग है, रणछोड़ भट्ट अलग है। राज प्रशस्ति है वो, और ये वेद प्रशस्ति है। यहां से भी किसकी जानकारी मिलती है? बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर हुआ यहां से मेरे भाइयों? क्लियर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझनी है और बहुत ही गहन अध्ययन के साथ मेवाड़ को पढ़ना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो मेवाड़ राज्य से पूछे जाते हैं। ठीक है, वेदनाथ प्रशस्ति रूप भट्ट ने लिखी थी और ये जानकारी मिलती है बप्पा रावल की। ठीक है, वीर विनोद बहुत ही ज्यादा फेमस। अगर कोई पुस्तक दिमाग में आती है ना, तो सबसे पहले मुझे तो ऐसा लगता है जो हिस्ट्री पढ़ता है सबसे पहले वीर विनोद ही याद होती है उसको। वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? श्यामल दास के द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही अभी न्यूज़पेपर में लेटेस्ट आ रहे थे श्यामल दास, इतने पुराने नहीं थे श्यामल दास, अभी के हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कौन सा? वीर विनोद, श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है। और इसमें भी किसके बारे में जानकारी मिलती है? बप्पा रावल के, मेवाड़ के शासक जो रहे हैं बप्पा रावल, उनके बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको ध्यान जो रखनी है वो ये है कि जो श्यामल दास है, जो वीर विनोद है, इसमें यानी कि अपन ये कहें श्यामल दास ने, नोट लगाना यहां पर, श्यामल दास ने बप्पा रावल को क्या कहा? महेंद्र। याद रखना ये एक नाम है, जैसे महेंद्र है, जैसे बप्पा रावल है, जैसे कालभोज है, ये सब क्या है? एक नाम है किसके? बप्पा रावल के। तो श्यामल दास के द्वारा बप्पा रावल को क्या कहा गया? महेंद्र कहा गया। ठीक है, रणकपुर प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति? रणकपुर प्रशस्ति। इस रणकपुर प्रशस्ति में याद रखना, इस प्रशस्ति में इसमें कालभोज माना गया है। बप्पा रावल दोनों अलग है। जो रणकपुर प्रशस्ति है दोस्तों, इस प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है। और नोट लगाना इसी में एक और नोट, ये इसी में एक और नोट लगाएंगे अपन।
यहां पर लिख देते हैं, नोट इधर लिखाने की जरूरत नहीं। यहां पर देखो, रणकपुर प्रशस्ति जो है, बप्पा रावल को गुहिलों का क्या कहा गया है? पिता कहा गया है। क्या कहा गया है? पिता कहा गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति है, इसमें बप्पा रावल को गुहिल का क्या कहा गया है? पिता कहा गया है। याद हो जाएगा, ये क्लियर है। गुहिलों का पिता कौन है? बप्पा रावल। कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? रणकपुर प्रशस्ति में। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल एक अलग कैरेक्टर है, जबकि कालभोज एक अलग कैरेक्टर है। ये अलग अलग बताए गए, ठीक है। लेकिन पिता किसे कहा गया है? बप्पा रावल को ही। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करें, कौन सी प्रशस्ति की बात करें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। नोट लगाना, यहां पर लगाएंगे, सुनना। यहां पर जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति में जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल को कहा, क्या कहा? विप्र कहा। और विप्र कहा, विप्र का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। क्या होता है? ब्राह्मण। इसीलिए भंडारकर ने इन्हें ब्राह्मण वंशीय कहा, बताया। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना? देखो, सुनना। जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इसमें बप्पा रावल के बारे में उल्लेख मिलता है। ये सारी चीज क्लियर समझ में आ गई। गुहिल का पिता रणकपुर प्रशस्ति में कहा गया है, जबकि जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इसमें बप्पा रावल को क्या, कौन सी उपाधि दी गई है या क्या कहा गया है? विप्र कहा गया है। विप्र का मतलब आपको सभी को पता होगा। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। इसीलिए जो लेखक थे, जो इतिहासकार थे, भंडारकर, उन्होंने ही, भंडारकर ने जो गुहिल है या फिर राजपूत जो रहे हैं, आप गुहिल बोलो या राजपूत बोलो, इनको क्या बताया है? ब्राह्मण वंशीय संतान बताया गया। इनके साथ और भी थे, मैं नाम अभी आगे लिखा दूंगा आपको सारी चीजें, ठीक है। विप्र का मतलब ब्राह्मण, और भंडारकर ने इन्हें क्या कहा? ब्राह्मण वंशीय बताया गया है, ठीक है। तो ये राज प्रशस्ति, खुमाणा रासो, एकलिंग महात्म्य, मान मौर्य शिलालेख, जगन्नाथ प्रशस्ति, वेदनाथ प्रशस्ति, वीर विनोद, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजें मैंने आपको लिखा। ये इन सारे के सारे लेख, अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्ति और बुक्स, इनसे क्या मिलता है? बप्पा रावल के बारे में उल्लेख मिलता है। और बप्पा रावल को क्या क्या कहा गया है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन बप्पा रावल के बारे में, ठीक है। तो ये होती है बप्पा रावल की कुछ छोटी मोटी जानकारी जो मैंने आपको बताई है। सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझ में आया होगा। किसी को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा इसमें, ठीक है। कोई कंफ्यूज हो तो आप बिल्कुल कमेंट में डालें, समस्या आपका समाधान किया जाएगा। तो ये होते हैं दोस्तों जानकारी के स्रोत, ठीक है। और बात करें बप्पा रावल के बारे में, बप्पा रावल ने राजधानी किसी बनाई अपनी? किसको बनाई? नागदा को। और बप्पा रावल की जो समाधि बनी हुई है, वो भी कहां बनी हुई है? वो भी कहां बनी हुई है? नागदा में। यानी कि समाधि बोलो या फिर आप क्या बोलो, मंदिर, ये भी कहां है? नागदा में, ठीक है। तीनों चीजें, राजधानी, समाधि प्लस मंदिर, राजधानी प्लस समाधि इक्वल टू कहां है? नागदा। कहां पर है दोस्तों? नागदा में, ठीक है। क्लियर हुआ ये सब, ठीक है। बप्पा रावल, और बात करें अपन बप्पा रावल के बारे में, मेवाड़ का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन है? बप्पा रावल। किसे बताया? बप्पा रावल को। इसीलिए इनको उपाधि दी थी, उपाधि दी, कौन सी? रावल की। कौन सी उपाधि दी? रावल या रावत आता है, रावल की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है राजा।
और ये उपाधि जो दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी? जनता द्वारा, वहां की जो जनता थी उनके द्वारा। ठीक है, ये बात होती है क्लियर। ठीक है, इसके बाद और बात करें बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल ने चलाए, क्या चलाए इन्होंने? सोने के सिक्के। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे? बप्पा रावल। जो सोने के सिक्के थे वो कितने ग्रेन के थे? 115 ग्रेन के। ठीक है, कितने ग्रेन के थे दोस्तों? 115 ग्रेन के। नोट लगाना यहां पर, एकमात्र सिक्का अजमेर से मिला। कहां से मिला? एकमात्र सिक्का कहां पर मिला? अजमेर में मिला। ठीक है, यानी कि एक सिक्का मौजूद है अभी। बप्पा रावल की अपन बात कर रहे हैं, बप्पा रावल की जानकारी की स्रोत की बात अपन कर रहे थे। मैंने जानकारी की स्रोत आपको बताया। राजधानी, समाधि और मंदिर कहां पर है? तीनों चीजें नागदा में। तीनों चीजें आप ध्यान रख सकते हो एक ही बार में। मेवाड़ का प्रथम स्वतंत्र शासक बोला बताया गया है किसको? बप्पा रावल को। इसीलिए इनको उपाधि दी थी रावल की, इसका मतलब होता है राजा। किसके द्वारा दी गई ये उपाधि? जनता के द्वारा। एक और उपाधि थी बप्पा रावल, जो किसने दी थी? किसने दी थी? ये कंप्लीट कभी मिलता नहीं है, लेकिन कहानियां ऐसी बप्पा रावल के बारे में, ये कोई प्रशस्ति में नहीं मिलता। बप्पा रावल हरित ऋषि के द्वारा। ठीक है, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे 115 ग्रेन के, और एकमात्र सिक्का अजमेर में मिला। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। चलो, और एक और लिख लेना इसमें, यहीं पर लिख लो। सीवी वेद के द्वारा, एक इतिहासकार है सीवी वेद के द्वारा, सीवी वेद ने, ऐसा लिखो, सीवी वेद ने बप्पा रावल को कहा, सीवी वेद ने बप्पा रावल को क्या कहा? चार्ल्स मार्टन। क्या कहा? चार्ल्स, क्या कहा? चार्ल्स मार्टन। कहां का चार्ल्स मार्टन कहा? मेवाड़ का चार्ल्स मार्टन। ठीक है, वैसे ये जो चार्ल्स मार्टन है ये शासक था कहां का? यूनान का। कहां का शासक था? यूनान का शासक था। तो वो तो यूनान का था चार्ल्स मार्टन, लेकिन सीवी वेद ने बप्पा रावल को कहां का चार्ल्स मार्टन कहा? मेवाड़ का चार्ल्स मार्टन का। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाती है। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ाते हैं अपन। ठीक है, चलो, ये होती है बप्पा रावल की कुछ और बातें। और बात करें अपन बप्पा रावल के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, इंपॉर्टेंट चीजें, फैक्ट चीजें की अपन बात करेंगे, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने लायक है। अभी तक जितने भी अपन ने बात करी, सारे क्वेश्चन बनने लायक है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम स्वतंत्र शासक है, इसीलिए एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो ध्यान रखना आप इन सब का। ठीक है, और बात करें, देखो अब बप्पा रावल जो ये है, बप्पा रावल, ये बप्पा रावल स्वीकार किए कि हाँ ये बप्पा रावल ही है कालभोज। किस किसने स्वीकार किए? दो ऐसी चीजें मिलती है जहां से पता चलता है कि बप्पा रावल थे और बप्पा रावल ही है, कालभोज अलग अलग नहीं है, या बप्पा रावल स्वीकार करते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? एक तो मोहनोद नेणसी, मोहनोद नेणसी, वह कर्नल, कर्नल नाम आते ही बस जेम्स टोड लगा दो पीछे, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा बप्पा रावल स्वीकार किए गए। ठीक है, तो ये होती है कुछ बप्पा रावल के बारे में, और कुछ भी जानकारी यहां पर नहीं रहती है। सब चीजें आपके, मोहनोद नेणसी की बात करें, सभी को पता होगा मोहनोद नेणसी इतिहासकार, कवि, सब कुछ रहे हैं ये। कर्नल जेम्स टोड इतिहासकार रहे हैं, इनके द्वारा ही राजस्थान के बारे में बहुत सारी चीजें, जानकारी आपको देखने को मिली है। ये सारी चीजें मैं आपको लिखा दूंगा, जो जो मैंने आपको पहले भी लिखाया था, सब करवा देंगे अपन। तो स्वीकार किए गए मोहनोद नेणसी व कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, अब वो और बात करें, बप्पा रावल तो हो गए, अब बात कर लेते हैं कुछ गुहिल वंश के बारे में। ठीक है, गुहिल वंश के, देखो गुहिल वंश जो मेवाड़ है,
यानी कि गुहिल वंश मेवाड़ के दोज पर एक तरफ भील व दूसरी तरफ राजा का चित्र अंकित है। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर हुई आपको? ठीक है, एक चीज और यहां रह गई। देखो, एक चीज रह गई थी, स्वीकार किए मोहनत नेट थी वो कर्नल जयस्टोट। एक नाम आता है कालभोज। ये किसने बताया था? कालभोज जो बताया गया है, कालभोज किसने बताया? डॉक्टर ओझा ने। तो आपको ये सब चीज क्लियर होनी चाहिए। कालभोज किसने बताया था? ओझा के अनुसार भी। डॉक्टर ओझा के अनुसार। ठीक है, ये चीज वहां रह गई थी, बतानी थी। मेवाड़ के दोष पर एक तरफ भील व दूसरी तरफ राजा का चित्र अंकित है। ठीक है, और गुहिल वंश यानी कि मेवाड़ शासक, इसको चलो बाद में लिखाएंगे। और बात करें क्या लिखा था? विश्व का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश। मैंने आपको पहले बताया था ये कि विश्व का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन है? गुहिल वंश। और जो ये बात कही है, ये किसने कही है? डॉक्टर ओझा के अनुसार, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। किसके द्वारा कही गई है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के द्वारा। ठीक है, और ये जो वंश है, ये जो गुहिल वंश है, ये अपने आप को दीवान कहते थे। और राजा किसे मानते थे? राजा एकलिंग जी को मानते थे। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि हमारा जो राजा है वो तो कौन है? एकलिंग जी। चौमुखी शिवलिंग बना हुआ है ये कैलाशपुरी में, नागदा में, उदयपुर में। ये मैंने आपको बता दिया था कल की क्लास में, जो पहले वाली क्लास लगी थी। मेवाड़ के दोष पर एक तरफ भील और दूसरी तरफ राजा का चित्र अंकित है। विश्व का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने कालभोज बताया गया है। कालभोज किसने माना है? गौरीशंकर ओझा ने। ठीक है, इस वंश में अपने आप को ये दीवान कहते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीवान का मतलब ये अपने आप को नौकर मानते थे कि हम तो एकलिंग जी के नौकर हैं, नौकर की तरह काम करते हैं। और जो राजा है एकलिंग जी को किसको मानते थे? एकलिंग जी को मानते थे। ठीक है, और मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने ही करवाया था। और जो आने वाले जो शासक थे सब दीवान की तरह काम करते थे मेवाड़ में, और शासक किसे मानते थे? एकलिंग जी को मानते थे। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखा देता हूं मैं आपको, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है बप्पा रावल से संबंधित कुछ बातें। एक यहाँ पर नोट लगाऊंगा, एक चीज जो एग्जाम में पूछी गई है आरएसके में और एक बार पुलिस कांस्टेबल के में पूछा गया है। एक वर्ड आता है आस का या आस का। ये क्या वर्ड है? इसका मतलब क्या होता है? ये आप लिख लो यहां पर। ठीक है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, आस का या आस का। देखो, जब मेवाड़ शासक कार्य के लिए मानो या युद्ध के लिए मानो या कहीं बाहर जाते थे, मेवाड़ से बाहर जाते थे, कार्य के लिए जाते थे, तो एकलिंग जी का
आशीर्वाद लेते थे। आशीर्वाद लेते थे। और ये जो आशीर्वाद लेते थे ना, इसी को क्या बोला गया है, आस का या आस का। ठीक है, कहीं जगह आपको आस का मिल जाए, कहीं जगह आस का मिल जाए, एक ही बात है। तो मेवाड़ शासक जैसे युद्ध पर जाए, कहीं कार्य करने के लिए बाहर जाए, या फिर कहीं भ्रमण पर जाए, जहां भी बाहर निकलेंगे तो एकलिंग जी का आशीर्वाद लेते हैं। ये क्या लेते हैं, एकलिंग जी का आशीर्वाद लेंगे। तो ये जो आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लेंगे, इस आशीर्वाद को ही क्या बोला गया है मेवाड़ में, आस का, अंश का या आस का बोला गया है। ठीक है, ये होती है बप्पा रावल से महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखो, गोहिल वंश की, गोहिल वंश या राजपूत वंश, उत्पत्ति के स्रोत, कुछ स्रोत मैं आपको बता देता हूं और कुछ मैंने पहले भी बता दिए। ठीक है, देखो, जब चौहान अपन पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, जब चौहान मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने कुछ उत्पत्ति जैसे अग्निवंशीय, सूर्यवंशीय, चंद्रवंशीय बताए थे। तो वो वही है जो यहाँ पर है, जैसे वहां माना है वैसे यह माना। यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति आ जाती है जब, इस देखो मैटर क्या रहता है कि सबसे पहले आप कहीं भी देखोगे तो आपको सबसे पहले मेवाड़ का ही इतिहास पढ़ाया जाता है। तो मेवाड़ का इतिहास पढ़ाने से पहले राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति। मैं एक ही बात बोलूंगा, एक ही मतलब है इनका। ठीक है, अलग अलग नहीं है ये, आप ऐसा ना समझे। तो कुछ उत्पत्ति के स्रोत मैंने आपको वहां पर बताए थे। जैसे पहले बात करें अपन कर्नल जेम्स टोड की, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड जो है, इन्होंने राजपूतों या गुहिलों को, एक ही बात है, अपन यहां गुहिल की बात कर रहे हैं इसलिए मैं गुहिलों की लिख रहा हूं। ठीक है, गुहिल को कहा, क्या कहा, विदेशी बताया। क्या बताया, विदेशी। क्या बताया, विदेशी बताया। और शक सीतियन, शक एक नाम आते हैं, शक वो सीतियन, सक्सितियन की क्या बताया, संतान बताया। ये सक्सितियन क्या है, देखो सक्सितियन, ये एक जाति हुआ करती थी, विदेश की जाति है ये सक्सितियन। इनकी जो संतान है, इन्होंने भी वंश रहा है ये भी। तो ये एक सक्सितियन वही है। तो इनका क्या बताया, वंश बताया, यानी कि इनको विदेशी बताया, सक्सितियन की संतान बताया। ठीक है, ये चार थे, शक थे, सीतियन थे और दो और भी थे। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को क्या बताया, विदेशी बताया। ठीक है, और बात करें सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे बात करें, जैसे मोहनोत नैणसी, बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं मोहनोत नैणसी। इनके साथ एक और नाम आएगा, गोपीनाथ शर्मा। और नाम की बात करें अपन, जैसे आहड़ के शिलालेख, शिलालेख की बात करें, आहड़ के शिलालेख, ये तीनों चीजें लिखाई जो मैंने। और एक और था, मोहनोत नैणसी हो गया, गोपीनाथ शर्मा हो गया, आहड़ का शिलालेख हो गया, और डी आर भंडारकर, डी आर भंडारकर। ठीक है, अब भंडारकर मैंने आपको बताया था कि क्या बताया इन्होंने, संतान, किसकी संतान बताया, ब्राह्मण की संतान। तो इन चारों के अनुसार, एक, दो, तीन और चार, इनके अनुसार राजपूत क्या बताए, राजपूत या गुहिल। ये गुहिल पढ़ रहे हैं इसलिए मैं गुहिल लिख रहा हूं। ठीक है, बाकी राजपूतों की उत्पत्ति भी इनके अनुसार क्या है, ब्राह्मण वंशी है। क्या है, ब्राह्मण वंशी है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूत गुहिल क्या बताए, विदेशी बताए, और शक सीतियन की संतान बताए। ठीक है, राजपूत गुहिल वंश ब्राह्मण वंशी किनके अनुसार बताया, मोहनोत नैणसी के अनुसार। आपसे एग्जाम में पूछेगा मोहनोत नैणसी के अनुसार राजपूत कौन थे, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूत कौन थे, आहड़ का शिलालेख के अनुसार राजपूत कौन थे, या भंडार के अनुसार राजपूत या गुहिल वंश कौन थे। ठीक है, तो इनके अनुसार कौन थे, ब्राह्मण वंशी थे। ठीक है, ये दो हो गए, एक और लिखा देता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। और बात करें डॉक्टर उत्पत्ति, उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार राजपूत या गोहिल कौन है? सूर्यवंशी। क्या बताया गया? सूर्यवंशी। ठीक है, किसके अनुसार? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार। ठीक है, अब बात करें, देखो मैंने जब आपको चौहान वंश पढ़ाए थे तब वहां पर चंद्रवंशी भी बताए थे। चंद्रवंशी आपको पता होगा, चंद्रवंशी किसके अनुसार थे? एक तो अछिलेश्वर का शिलालेख, अछिलेश्वर मंदिर पर बना मिला था ये अछिलेश्वर का शिलालेख। ये आपको सारी जानकारी मैंने पहले दे दी, सभी को पता होगा ना ये सब। प्लस हांसी का शिलालेख, इसके अनुसार राजपूत। ये कौन है इनके अनुसार? चंद्रवंशी है। कौन है दोस्तों? चंद्रवंशी है। ठीक है, किनके अनुसार? अछिलेश्वर का शिलालेख प्लस हांसी का शिलालेख। तो ये होती है कुछ छोटी मोटी जानकारी जो पहले बतानी थी, बता चुका था, एक बार फिर से बता दी आपको, एंजॉय के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए। सभी को मजा आया? एक तरह से आपका रिवीजन हो गया है, क्लास में दो दो बार आपने पढ़ लिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत बार एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती थी, तो आपको सभी को याद होगा। गौरीशंकर ओझा हो गया, भंडारकर हो गए, मोहनोत्तीर्णसी हो गए, अछिलेश्वर हो गए, हर्ष के शिलालेख हो गए, हांसी का शिलालेख हो गया, सभी हो गए। अब तो क्लियरली पूरा पता चल गया होगा आपको कि किन किन के अनुसार उत्पत्ति हुई है, किन किन के अनुसार क्या राय दी है, और कैसे इनकी राजपूतों की या भोइल वंश की उत्पत्ति बताई गई। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं आगे। ठीक है, लिख लिया होगा सभी ने? आप लिख लो पहले इसको, फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन। तो सभी को समझ में आया? तो ये होते हैं दोस्तों बप्पा राहुल कंप्लीट। बप्पा राहुल यहाँ से फिनिश होते हैं। बप्पा राहुल के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा है, तो मिटा देते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ठीक है, चलो, ये होते हैं बप्पा राहुल कंप्लीट। बप्पा राहुल के अलावा मैंने गोहिल वंश की भी सर्वाधिक जानकारी आपको दे दी है, जहां से आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है, बप्पा राहुल कैसे आए, कहाँ आए, कैसे आक्रमण किया, कैसे मेवाड़ को लिया। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट शासक की। इनके बाद बनता है शासक अल्लट। कौन शासक बनता है? अल्लट। ठीक है, इनकी बात करें तो इनके पिताजी का नाम क्या था? कुछ भी नहीं है, बस लिखाना है। पिताजी का नाम क्या था? बुर्तबट। देखो अल्लट, ये कोई हर एक वंश की अगर बात करें ना अपन, जैसे मैंने चौहान वंश पढ़ाए, जैसे अलग अलग वंश पढ़ाए थे मैंने आपको, राठौड़ भी बताए थे वहां पर, तो स्टार्टिंग के जितने भी राजा है ना, आप इनके सन याद ना करें। मैं सही बताऊं आपको, अपन सन लिखना कहां से प्रारंभ करेंगे? अपन लिखेंगे रतन सिंह से। राणा रतन सिंह से अपन सन की बात करेंगे, जहां से पद्मावती की स्टोरी आपको बहुत इच्छा हो रही होगी, पद्मावती की कहानी सुनाए, बिल्कुल सुनाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से, फिल्म की तरह, स्टोरी की तरह, मजा आ जाएगा आपको। बिल्कुल वीर भावना आपकी पैदा कर दूंगा मैं, एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। वहां से अपन सन लिखाना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, कभी लिखा भी नहीं मिलेगा। 734 ईस्वी में आक्रमण किया, इसके बाद शासक कौन बनते हैं? अल्लट बनते हैं। ठीक है, तो माता का नाम क्या है इनकी? पिताजी का नाम बुर्तबट, माता का नाम महालक्ष्मी। क्या नाम है माता का? नाम महालक्ष्मी। ठीक है, विवाह किया इन्हें हरिया राजकुमारी थी, सॉरी हरिया देवी से, इनकी पत्नी का नाम बाद में लिखाएंगे। चलो पहले पिताजी कौन है? बुर्तबट, माता कौन है? महालक्ष्मी। ठीक है, और इनको एक और अल्लट को इनके उपनाम की बात करते हैं, उपनाम। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इनके लिखाने लिखाने का मैटर है। अल्लट उपनाम क्या है इनका? आलू राम या आलू रावल। आलू रावल। ठीक है,
और अपना नाम क्या है इनका? अल्लट है। ठीक है, सुनना। पिताजी क्या है? भुर्तबट है। माताजी महालक्ष्मी। उपनाम क्या है इनका? आलू रावत। अब बात करते हैं, इन्होंने निर्माण करवाया, मोस्ट इंपोर्टेंट है निर्माण किनका? वराह मंदिर का। वराह मंदिर, वराह मंदिर का। और कहां पर यह निर्माण करवाया था इन्होंने? आहड़ पर, आहड़ में निर्माण कराया। अब बात करते हैं अपन आहड़ का। आहड़ बसाया किसने बसाया? ये अल्लट ने बसाया था। और अल्लट के द्वारा राजधानी बनाई, ये भी कौन सी थी? आहड़। देखो, बात कर रहे हैं अपन अल्लड़ की। इनके पिताजी का नाम क्या है? भुर्तबट। माताजी का नाम क्या है? महालक्ष्मी। और उपनाम क्या है इनका? आलू रावल। निर्माण करवाया इन्होंने वराह मंदिर का। कहां पर निर्माण करवाया? आहड़ में। अभी प्रेजेंट टाइम पर आहड़ आपको सभी को पता होगा उदयपुर में स्थित है। नदी निकलती है जो बेड़च, फिर बाद में आहड़ आ जाती है, नाम परिवर्तित हो जाता है। आहड़ प्रेजेंट टाइम पर कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? लिख देता हूं, उदयपुर में। ये नगर किसने बसाया था? अल्लट ने बसाया था। ठीक है। और अल्लट ने जैसे ही ये नगर बसाया तो नागदा से राजधानी परिवर्तित हो गई। इसके बाद क्या राजधानी आएगी? डायरेक्ट अल्लट आएगी। क्या आएगी? सॉरी, आहड़ आएगी। और आहड़ में ही इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिस मंदिर का नाम है वराह मंदिर। ठीक है। अब बात कर रहे हैं अल्लट के बारे में। इन्होंने सर्वप्रथम स्वतंत्र नौकरशाही प्रारंभ की, या स्वतंत्र नई नौकरशाही। नई नौकरशाही भी बोल सकते हो। नौकरशाही भी मिलेगा आपको, स्वतंत्र नौकरशाही भी मिलेगा, नई नौकरशाही भी मिलेगा। ये सारी चीजें आपको, एक और चीज नई भी मिलेगा, स्थायी भी मिलेगा। ये सारी चीजें एक ही बात है। सर्वप्रथम इन्होंने स्थायी नौकरशाही या स्वतंत्र नौकरशाही या फिर नई नौकरशाही या फिर नौकरशाही, ये प्रारंभ की व्यवस्था क्या थी? ये एक व्यवस्था। देखो, ये सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? अल्लट ने प्रारंभ की थी। इसका मतलब समझना आप, मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो ये नौकरशाही पहले चलती थी कि मान लो कोई भी यहाँ पर काम करेगा, नौकर प्रारंभ करेगा, तो काम करने के बदले उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। उनको कोई वस्तु जमीन दे दी जाती थी, कोई बाढ़ दे दिया जाता था, या फिर कोई गाय भैंसे दे दी जाती थी, कोई वस्तु दे दी जाती थी। लेकिन अल्लट ने ये नौकरशाही, स्थायी नौकरशाही प्रारंभ कर दी कि अब मैं आपको परमानेंट हो गए, आप आपको काम पे रखा, परमानेंट आप सरकारी नौकरी की तरह क्या हो गए? काम करोगे और आपको तनख्वाह मिलेगी। क्या मिलेगी? तनख्वाह मिलेगी। एक सरकारी नौकरी की तरह काम हो गया है। इसीलिए बोला गया है स्थायी नौकरशाही, नई नौकरशाही। पहले नहीं था, नई पुरानी थी, नई नौकरशाही, स्थायी नौकरशाही। तो ये किसने प्रारंभ की थी? सबसे पहले ये प्रारंभ की थी अल्लट ने। ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट अल्लट की बात करें, इन्होंने विवाह किया था। यहां से क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। विवाह किया हरिया देवी से। किससे? हरिया देवी से। हरिया देवी ये कौन थी? हुण की राजकुमारी थी। हुण राजकुमारी कौन थी दोस्तों? ये हुण। अब आया ना, मैंने बताया था आपको, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल कहां के निवासी थे, या गुइल वंश कहां का था? राजपूत कौन बताए? गुइल वंश या राजपूत कौन बताए? विदेशी बताए। कहां की, किसकी संतान? शक सीतियन की। उसमें एक और नाम जोड़ लो, हुण की। हुण, शक, सीतिवन, ये तीनों क्या है? विदेशी जातियां हैं। हुण राजकुमारी थी, यानी कि हुण की एक जाति हुआ करती थी, या फिर एक जगह है हुण, वहां की राजकुमारी थी कौन? यानी कि ये विदेशी हुई कौन? हरिया देवी। तो हरिया देवी का विवाह किससे हुआ? अल्लट से। तो हरिया देवी और अल्लट का ये जो विवाह है, ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्या हो गया? विवाह हो गया। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? हरिया देवी वर्सेस अल्लट का, यानी कि अल्लट संघ हरिया देवी। हरिया देवी कौन? हुण राजकुमारी। हुण एक जाति थी दोस्तों, बहुत ही खतरनाक जाति हुआ करती थी। शक, सीतियन, हुण, ये तीनों है। एक और नाम है, मुझे याद नहीं है वो नाम का नाम क्या है, मैं जैसे ही मेरे दिमाग में आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। चार जातियां थी जो विदेशी थी।
उन 4 जातियों में से शक-सीती इनकी संतान बताया है, किनको? राजपूतों को, गोहिल वंश को, इसीलिए इनको क्या बताया? विदेशी। किसके अनुसार? कर्नल जयसवाल के अनुसार। अल्लट का नाम यहाँ पर आता है, हरिया देवी के साथ जुड़ता है, विवाह बताया गया है, और ये सारी जानकारी एक प्रशस्ति में मिलती है। तो हरिया देवी का और अल्लट का विवाह हुआ, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हो गया, यानी कि विदेशी थी। हुण ये बहुत ही खतरनाक जाति हुआ करती थी। जो ये 4 जातियां मैं आपको बता रहा हूं ना, उनमें से सबसे खतरनाक जाति थी कौन सी? हुण जाति। ठीक है। और इसीलिए अल्लट ने क्या किया कि इनका राजपाट सर्वाधिक हर जगह फैल रहा था, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही थी। तो एक उपाय सूझा अल्लट ने, और अल्लट ने क्या किया? इसको संबंध को बढ़िया बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए कुछ तो टास्क खेलते हैं। तो ये टास्क खेला इन्होंने कि चक्कर फंसा दिया इधर, और हरिया देवी से क्या कर दिया? विवाह कर दिया दोस्त। ठीक है। तो ये होते हैं बप्पा रावल और अल्लट खत्म। इसके बाद शक्ति कुमार आते हैं। इसके बाद फिर आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी दी? मैटर आपको कैसा लगा? जो भी आपकी राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए। मजा आया हो तभी बताइए, क्लास सुपर्ब लगी हो तभी बताइए। गाइस कमेंट करते रहा करें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।